हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर नंबर जो होगा तीसरा होगा। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर कौन होगा? तीसरा होगा। ठीक है, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आपका जो 9th का बैच का नाम है क्या है? संकल्प बैच है। और चैप्टर नंबर कौन होने वाला है? 3 होने वाला है ना, जिसमें लिखा हुआ है परमाणु और अणु, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मोलिकुलस। ठीक है, मोलिकुलस बोलते हैं। ठीक है, एटम्स एंड मोलिकुलस बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि आपका जो चैप्टर नंबर है उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप ये जानोगे परमाणु के बारे में। किसके बारे में जानोगे? परमाणु के बारे में जानोगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप इसमें किसके बारे में जानने वाले हो? परमाणु के बारे में। क्यों जानेंगे सर? क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर कौन है? 3 है ना, तीसरा है। और इसमें आपका जो चैप्टर का नाम है क्या है? परमाणु, परमाणु एवं अणु। ठीक है, परमाणु एवं अणु। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है इसका अंग्रेजी क्या होता है? एटम्स, एटम्स एंड मोलिकुलस। ठीक है, मोलिकुलस, मोलिकुलस। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप पढ़ोगे एटम्स एंड मोलिकुलस जो होता है। ठीक है, इसके बारे में आप सबसे पहले किसके बारे में जानोगे? परमाणु के बारे में जानोगे, उसके बाद अणु के बारे में जानोगे, आयन के बारे में जानोगे, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ढेर सारा सवाल इसमें आप जानने वाले हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे और मस्ती से बताएंगे। ठीक है, आप लोग मस्ती से देखना है। ठीक है, आप लोगों को मस्ती से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानो कि परमाणु किसको कहेंगे। ठीक है, आपका पहला है परमाणु। ठीक है, परमाणु किसको कहेंगे बच्चों? तो परमाणु किसको कहेंगे? देखो, तत्व का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो होता है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण। जैसे ऐसे देखो, क्या लिखेंगे? तत्व का, ऐसे लिख सकते हो, तत्व का वह सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम कण, कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या लेता है? भाग लेता है। ठीक है, भाग लेता है। ठीक है बच्चों, भाग लेता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? वह परमाणु कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाता है। आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, और पदार्थों का जो होता है मूलभूत इकाई जो होता है, पदार्थ का जो निर्माण होता है बच्चों, इसी से होता है, परमाणु से ही होता है। ठीक है, यानी पदार्थ का मूलभूत इकाई, पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का मूलभूत इकाई, मूलभूत, मूलभूत इकाई, इकाई परमाणु है। कौन है? परमाणु है। ठीक है, पदार्थ का मूलभूत इकाई कौन है? परमाणु है बच्चों। पदार्थ का जो निर्माण होता है वो परमाणु की सहायता से ही होता है। किसकी सहायता से होता है? परमाणु की सहायता से होता है। ठीक है, तो पदार्थ का मूलभूत इकाई क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, तो परमाणु किसको कहेंगे? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। और पदार्थ का जो होता है मूलभूत क्या होता है? इकाई होता है। उसको आप क्या कहोगे? परमाणु कहोगे। ठीक है, और परमाणु का जो खोज किया है बच्चों, परमाणु का खोज किसने किया है? तो परमाणु का जो खोज किया है बच्चों, उसका नाम क्या है? यानी परमाणु का खोज, परमाणु का खोज किसने किया था? तो परमाणु का खोज किया था बैके, बैकेरल ने किया था। किसने किया था? बैकेरल ने किया था। उसका नाम है बैकेरल। ये इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव यदि पूछे कि परमाणु का खोज किसने किया, तो बैकेरल ने किया था। ठीक है बच्चों, और एक इसमें एक पॉइंट आया है कि महर्षि, महर्षि, ठीक है, महर्षि कनाड, महर्षि कनाड जो है एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है।
ठीक है। तो महर्षि कनाड का कहना है कि आप जो है तत्व को, जैसे मान लो कि कोई तत्व है ना, कोई तत्व है, कोई तत्व है, इसको जब टुकड़ा करोगे, ठीक है, कोई पदार्थ को जब टुकड़ा करोगे, ठीक है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में क्या होंगे, बटेंगे। मान लो कि एक टुकड़ा आपका ये बन गया, फिर एक टुकड़ा आपका ये बन गया, फिर आपका एक टुकड़ा ये बन गया, ठीक है, और एक टुकड़ा इस तरह से बन गया, ठीक है। लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा आएगा, ठीक है, जिसका कि खंडन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उनका नाम उन्होंने क्या रखा, उनका नाम उन्होंने रखा है परमाणु। उनका नाम किस क्या रखा, उनका नाम रखा है परमाणु। फिर से समझो हम क्या बोले। महर्षि कनाड का कहना है, महर्षि कनाड एक साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि आप जब पदार्थ को तोड़ोगे, ढेर सारा टुकड़ा में टूटेगा, फिर एक टुकड़ा को फिर तोड़ोगे, फिर टुकड़ा में टूटेगा, तो लास्ट में एक ऐसा टुकड़ा आएगा जो कि नहीं टूट सकता, यानी अविभाज्य होगा। क्या होगा, अविभाज्य होगा। तो उस टुकड़ा का नाम क्या होगा, उस टुकड़ा का नाम होगा परमाणु। क्या नाम होगा, परमाणु। और परमाणु का खोज किसने किया था, बैकेरेल ने किया था। किसने किया था, बैकेरेल ने किया था, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा जान लो, ठीक है, कि यदि आपसे पूछे कि परमाणु का जो होता है, परमाणु का, परमाणु के नाभिक में, ठीक है, नाभिक मतलब क्या होता है, केंद्र। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आपको जो भी हम बता रहे हैं ध्यान से सुनना है, हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि ये बताइए कि परमाणु के जो होते हैं मूल कण, परमाणु के मूल कण, मूल कण कितने होते हैं, मूल कण कितने होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं। तो परमाणु के जो मूल कण होते हैं बच्चों, वो कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसका जो आंसर में आप लिखोगे, इसके आंसर में 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें एगो का नाम क्या है, एगो का नाम आपका है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नाम है, ठीक है। और एगो का आपका नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है, प्रोटॉन नाम है। और एगो का आपका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है, न्यूट्रॉन नाम है, ठीक है। ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना है। आपको क्या बताए, परमाणु का जो होता है मूल कण, मूल कण समझ रहे हो बच्चों, परमाणु का जो मूल कण होता है वो 3 होते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एगो का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको ये भी बता देते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है उस पर आवेशिक कण कितना होता है, यानी उसका आवेश जो होता है कितना होता है, ठीक है। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये आगे भी चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब इसका आया है तो इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो है बच्चों, ये किसके बारे में है, ये आपका जो है परमाणु के मूल कण के बारे में है। किसके बारे में है, परमाणु के मूल कण, ठीक है, मूल कण। तो परमाणु के मूल कण जो है वो कितने हैं, वो परमाणु के मूल कण में जो है वो बच्चों आपका 3 है। कितने हैं, 3 है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे यहाँ पे आप लिखोगे संकेत। क्या लिखोगे, संकेत, ठीक है। ध्यान से सुनो हम बच्चों क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये संकेत है, ये आपका इस तरह से मान लो डाटा बना रहे हैं, ठीक है। ये डाटा के जरिए आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो कैसे क्या कर रहे हैं। जैसे संकेत में जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को किससे संकेत करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जो होता है बच्चों ई से संकेत करते हैं। किससे संकेत करते हैं, ई से। प्रोटॉन को किससे संकेत करते हैं, तो प्रोटॉन को पी से संकेत करते हैं। किससे करते हैं, पी से। और न्यूट्रॉन को किससे संकेत करते हैं, एन से। किससे करते हैं, एन से, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी संकेत कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से संकेत कर सकते हैं, ठीक है। तो संकेत में यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन को किससे संकेत करेंगे, ई से, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इससे संकेत करते हैं। यदि आपसे पूछे कि ये बताओ कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि इसका आवेश बताइए, आवेश जो है, आवेश आपको कूलम में बताना है। किस में बताना है, कूलम में बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुनी 10 पे पावर, ठीक है, ध्यान से सुनो, 1.6 गुनी 10 पे पावर -19
कूलम होता है। सी का मतलब किसको संकेत करेंगे? कूलम से, ठीक है। और प्रोटॉन का जो होता है बच्चों प्लस में, किसमें? प्लस में 1.6 गुनी 10 पे पावर कितना होता है? -19 कूलम होता है, ठीक है। कितना होता है? -19 कूलम होता है। यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो होता है बच्चों वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यदि आपसे सवाल पूछे, क्या पूछे कि ये बताइए कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? किसमें? कूलम में। तो आप बताइएगा -1.6 गुनी 10 पे पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन में यदि आपसे पूछे तो प्लस में होता है, ठीक है। प्लस में 1.6 गुनी 10 पे पावर -19 कूलम। और यदि आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है तो न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है बच्चों वो 0 होता है। कितना होता है? 0। तो ये आपको किस में आने वाला है? ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपसे हम पूछे कि इसमें ये बताइए कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। द्रव्यमान मतलब भार, इसका भार। तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो 9.108 गुनी 10 पे पावर जो है -31। और यहाँ पे द्रव्यमान को हम किस में संकेत करते हैं? केजी में। किस में करते हैं? केजी यानी किलोग्राम में। तो आपका यहाँ पे केजी हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों? आराम से देखना है, हर चीज आपको क्या होगा? आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे कि प्रोटॉन का बताइए कि द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो आपका होता है 0.673 गुनी 10 पे पावर जो है बच्चों -27 केजी होता है, ठीक है। और सेम ऐसा ही इसका मान होता है 0.673। आप यहाँ 3 के जगह 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 भी रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। गुनी 10 पे पावर जो है -7 केजी होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ, ठीक है। किसका? इसका, ठीक है। देख रहे हो बच्चों? तो आराम से देखना है, हर चीज आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है। और ये सब जो है आपको एग्जाम में आ सकता है, कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो 9.108 गुनी 10 पे पावर -31 केजी, ठीक है, इतना होता है। प्रोटॉन का पूछेगा तो 0.673 गुनी 10 पे पावर। आप ये चीज को ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ऐसे भी आपको रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे -27 केजी, इस तरह से भी आपको कहीं पे मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस तरह का भी मान होता है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये बताइए सर कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। जब इसका बात आया है तो इसके बारे में जान ही लें, ठीक है। तो खोजकर्ता, किसका? खोजकर्ता का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। खोजकर्ता में देखिए आपका क्या नाम हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था बच्चों? जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है बच्चों। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने खोज किया था इसका, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि ये बताइए कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने, इसका चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो डाटा देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपको बताए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, आराम से समझो, हर चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम परमाणु के बारे में बताए, ठीक है, तो ये आयात इसमें जान लिए, ठीक है। ये आप अगला चैप्टर में भी पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे पूछे कि ये बताइए, ठीक है, यदि आपसे पूछे यदि आपसे पूछे कि परमाणु का सिद्धांत क्या है, परमाणु का सिद्धांत, यानी यदि आपसे पूछे कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है, या आपसे ऐसे पूछे कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत,
तो परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? परमाणु का सिद्धांत ने जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। और इसमें ये क्या सिद्धांत दिए थे? इसमें यही सिद्धांत दिए थे कि परमाणु जो होता है, ठीक है, वो तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है, वह छोटा सा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है, ठीक है। लेकिन वो उसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, वो तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। वो तत्व मतलब वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो आप इसके बारे में यदि लिखना चाहते हैं कि परमाणु का सिद्धांत लिखें, तो आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम, यहाँ पे सूक्ष्मतम लिख सकते हो, सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, ठीक है, भाग लेता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के जरिए इन तत्वों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के जरिए, ठीक है, या किसी भी परिक्रिया के जरिए, आप ये भी लिख सकते हो, किसी भी, यहाँ पे लिख सकते हो, किसी भी परिक्रिया के जरिए, किसी भी परिक्रिया के द्वारा इसके तत्व को, इसके तत्व को अलग नहीं किया जा सकता, अलग, इसके तत्व को अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, किया जा सकता, जा सकता है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखने का हर तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटा सा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता, उस तत्व को दूसरे तत्व में नहीं बदला जा सकता, ठीक है, वो तत्व वही रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। वो परमाणु का क्या है? सिद्धांत है, ठीक है। इसके तत्व अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसके तत्व जो है अलग नहीं किया जा सकता। इसका जो आकार होता है बच्चों, इसका आकार जो होता है, तत्व का जो आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, ठीक है, तत्व के परमाणु का, आप इस तरह से लिख सकते हो इसमें, ठीक है, तत्व के परमाणु का आकार, तत्व के परमाणु का आकार, परमाणु का आकार, आकार, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, गुण, सब क्या होता है? सब निश्चित होता है, सब क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यानी परमाणु के जो सिद्धांत है, परमाणु का सिद्धांत यही कहता है कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, वो छोटा सा कण जिसे हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग नहीं किया मतलब कर सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, ठीक है। और तत्व के जो परमाणु का जो आकार होता है बच्चों, तत्व के परमाणु का जो आकार होता है, उसकी जो द्रव्यमान होती है, उसकी जो गुण होती है, वो सब एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। और परमाणु के मतलब परमाणु सिद्धांत का जो खोज किया था, यानी परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? या आप ऐसे भी बोल सकते हो, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, या परमाणु सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को, जॉन डाल्टन को कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप भर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत क्या होता है, तो परमाणु सिद्धांत आपको बता दिए, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि परमाणु का सिद्धांत जो है, इसका जनक किसको कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जॉन डाल्टन के बारे में, ठीक है।
जब इसका चर्चा आया तो थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों कि जॉन डाल्टन क्या है, मतलब कि इसके थोड़े से जीवनी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, जॉन डाल्टन का जो जन्म हुआ था 1722 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1722 ईस्वी में हुआ था। और इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में, जुल्हा घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जुल्हा, आप जुल्हे को समझते हो। ठीक है, उनके घर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन जब ये 12 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 12 वर्ष के थे बच्चों, तो ये जो है शिक्षक बन गए थे, यानी पढ़ाने लिखने, मतलब पढ़ाने लगे थे। ठीक है, तो 12 वर्ष के साल में ही क्या हुए थे? ये शिक्षक बन गए थे। ठीक है, लेकिन 7 साल जब इसमें ऐड हुआ बच्चों, इसमें जब 7 साल इसका ऐड हुआ तो 7 5 कितना हो गया? 7 12 7 हो गया 19, यानी जब 19 साल का हुआ बच्चों, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का क्या बन गया? मैनचेस्टर बन गया। क्या बन गया? मैनचेस्टर, नहीं उस कॉलेज का, मतलब कि उस कॉलेज का क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको ये बता रहे हैं कि जॉन डाल्टन जो थे एक गरीब परिवार से थे। किसे थे? एक गरीब परिवार से थे, लेकिन पढ़ लिख के वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गए जो आज हम लोग उसको क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे थोड़े से कहानी था इसका। ठीक है, तो जानना जरूरी था। तो यदि आपसे पूछे कि परमाणु सिद्धांत क्या होता है, इसका खोज किसने किया था या इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट से समझते हैं आगे। आप जानो बच्चों अणु। ठीक है, आपको परमाणु के बारे में बता दिए, अब थोड़ा सा अणु के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अणु किसको कहेंगे बच्चों? जिसको कि मोलिकुलस बोलते हैं ना, तो अणु किसको कहेंगे? अणु किसको कहेंगे? यौगिक का वह छोटा सा कण, या आप ऐसे भी बोल सकते हो यौगिक का वह सूक्ष्म कण। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो यौगिक। यौगिक आपको बताए थे। ठीक है, यौगिक का वह सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब किसको? मतलब सूक्ष्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म मतलब छोटा सा कण, जिसको कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं सूक्ष्म कण। ठीक है, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो यौगिक का वह सूक्ष्म कण, ठीक है, परमाणु कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो यौगिक का वह सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये भाग नहीं लेता है बच्चों, लेकिन परमाणु भाग लेता है। यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? वह आपका अणु कहलाता है। वह आपका अणु कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। लेकिन ये प्राकृतिक रूप में बच्चों, ये आपका जो है प्राकृतिक रूप में, कौन? अणु। ये प्राकृतिक रूप में, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो ये प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र, स्वतंत्र, ये प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र अस्तित्व, अस्तित्व में पाया जाता है। ठीक है, यह आपका क्या हो गया? यह आपका अणु हो गया। ठीक है, यह आपका क्या हो गया? अणु हो गया। तो अणु किसको कहेंगे? यौगिक का वह सूक्ष्म कण। ठीक है, यौगिक का वह सूक्ष्म कण, वह छोटा सा कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्राकृतिक रूप में वो स्वतंत्र अस्तित्व में क्या होता है? पाया जाता है। वो आपका क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। बच्चों इसमें 2 पॉइंट आया है। एक आया है यौगिक। यौगिक किसको कहेंगे? तो आपको बता चुके हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों का जो मिश्रण होता है, तत्वों का, किसका? तत्वों का जो मिश्रण होता है उसका नाम है यौगिक। जैसे आप यहाँ पे नाम सुने होंगे जल, किसके बारे में? जल के बारे में सुने होंगे। ठीक है, इसमें जो है एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन नाम है। एगो का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा का इसमें है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें 2 तत्व है। ठीक है, इसमें कितने तत्व है? 2 तत्व। इन दोनों तत्व को क्या किए? मिलाए तो किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। तो जल आपका क्या है? यौगिक है। कहने का मतलब है कि यौगिक किसको कहेंगे? यौगिक उसको कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या होते हैं? मिक्सिंग होते हैं, तो उस मिश्रण का नाम होता है यौगिक। और तत्व किसको कहेंगे? तत्व वह पदार्थ होता है, ठीक है, तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही कण से बने होते हैं, यानी वह सूक्ष्म पदार्थ होता है या वह सूक्ष्म कण होता है जो एक ही कण के बने होते हैं। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे, जैसे यहाँ पे सोना, ठीक है,
जैसे आप सुने होंगे सोना, तो सोना एक ही तत्व के बने होते हैं, तो ये आपका क्या होता है, तत्व होता है, ठीक है। तो यौगिक और तत्व में अंतर क्या है, ये सब आपको पीछे बता दिए हैं। अब इसमें एक पॉइंट आया है सर कि रासायनिक समीकरण, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, हम नहीं समझते हैं। तो सुनो, इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब ये पॉइंट आया है तो बच्चों इसके बारे में भी जान लेते हैं, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आया है रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, क्या आया है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे बच्चों, ठीक है, तो जान लो, इसके बारे में भी जब आया है तो जान ही लेते हैं, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, पदार्थ को, या दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया को, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे बनने वाला नए पदार्थ को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को क्या करते हैं, मिलाते हैं, कब, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्या होती है, मिश्रित होती है, तो उस अभिक्रिया का नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों, उसका जो गुण होता है वो पहले वाले पदार्थ से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, या दो या दो से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया करने से, ठीक है, अभिक्रिया करने से, ऐसे लिख सकते हो, करने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे आप क्या कर सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया। नहीं, जिस पदार्थ का, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी जिस अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो, परिभाषा लिखने का जब आप जान जाओगे तो किसी तरीका से उसको लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया द्वारा नए पदार्थ का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया करने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया का निर्माण होता है, या जिस पदार्थ का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है, अभिक्रिया कहलाता है। नहीं समझे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि जिस अभिक्रिया के जरिए, जिस अभिक्रिया के द्वारा, जिस अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, द्वारा नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो क्या वो सही लिख रहे हो। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि बच्चों यहाँ पे हम क्या लिए, जैसे हम क्या किए, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमें एक NaOH लिए, ठीक है, और इसमें एक Cl लिए, ठीक है, यानी एक अम्ल है, एक भस्म है। इसको जब अभिक्रिया कराए तो इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, इसका निर्माण होगा, एक पदार्थ, एक नया पदार्थ का निर्माण होगा NaCl प्लस में H2O, ठीक है। देखो NaCl H2
ओ, ठीक है। तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण, जिसमें एक पदार्थ यहाँ है, एक पदार्थ यहाँ है, ठीक है। इन दोनों को अभिक्रिया किया है तो एक अन्य पदार्थ का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो आप इस अभिक्रिया का नाम दे सकते हो रासायनिक अभिक्रिया। क्या दे सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया करने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह अभिक्रिया, ठीक है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है या जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह अभिक्रिया जो होता है, जिस अभिक्रिया के जरिए होता है, तो वह अभिक्रिया आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जिस अभिक्रिया के द्वारा नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उस अभिक्रिया का नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इस तरह से एग्जांपल समझा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका आयन। क्या है, आयन, ठीक है। कि आयन किसको कहेंगे, ठीक है, आयन का क्या डिफिनेशन है, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान से देखना है। आयन किसको कहेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सुनो, धातु, ठीक है, धातु और अधातु बता चुके हैं, धातु और धातु क्या होता है, ठीक है। तो धातु और अधातु से, ठीक है, युक्त, युक्त यौगिक, धातु और अधातु से युक्त यौगिक बने आवेशित कण से बने होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो आवेशित, आवेशित, आवेशित कण, कण से बने होते हैं, बने होते हैं। उन आवेशित कण को, उन आवेशित कण को ऐसे लिख सकते हो, उन आवेशित, आवेशित कण को, उन आवेशित कण को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। मतलब कि धातु और अधातु, धातु और अधातु, ठीक है, समझ रहे हो ना। धातु और अधातु, धातु और अधातु बता दिए हैं कि धातु किसको कहेंगे और धातु किसको कहेंगे, पहले के पीछे वाले चैप्टर में आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो धातु और अधातु से युक्त यौगिक आवेशित कण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, उसका जो यौगिक होते हैं वो आवेशित कण से बने होते हैं। आवेशिक मतलब जिस पर आवेश होता है, आवेश का मतलब जिसमें धन और ऋण दोनों होता है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। तो धातु और धातु से युक्त यौगिक आवेशित कण से बने होते हैं। उन आवेशित कण को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयन का जो कैटेगरी होता है बच्चों, आयन का जो कैटेगरी होता है वो दो होते हैं, यानी आयन का जो प्रकार होता है, आयन का जो प्रकार होता है वो कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आयन, आयन के दो प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक है। बढ़िया से समझो बच्चों, आपको आराम से एक एक चीज आराम से समझ में आ जाएगा। आयन के दो प्रकार होते हैं, एक जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, एगो का नाम होता है क्या, एगो का नाम होता है धनायन, एगो का नाम होता है धनायन, ठीक है। इसको जब तोड़ोगे तो धन प्लस क्या होता है, आयन में टूटेगा, ठीक है। धन प्लस किस में टूटेगा, आयन में। तो जब ये दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, धनायन, ठीक है, धनायन बनेगा, ठीक है। तो धनायन किसको कहेंगे बच्चों, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन होता है, ठीक है। इसको भी जब आप तोड़ोगे, ठीक है, ऋण प्लस क्या तोड़ोगे, आयन में, यानी इन दोनों को क्या करोगे, मिलाओगे तो क्या, किसका निर्माण होगा, ऋणायन का होगा। किसका निर्माण होगा, ऋणायन का, ठीक है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो, यानी धनायन किसको कहेंगे, तो जिस पर प्लस चार्ज हो रहेगा उसको क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे, ठीक है। जिस पर माइनस चार्ज रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका धनायन। और क्लोरीन जो होता है इस पर माइनस चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन लिखते हैं, ठीक है, तो इस पर माइनस चार्ज होता है। ये माइनस चार्ज वाला जो होता है बच्चों,
ये माइनस चार्ज जो होता है ये आपका क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा, ठीक है। और इसके पीछे भी रीजन है कि इस पर प्लस चार्ज क्यों होता है और माइनस चार्ज क्यों होता है, ठीक है। तो आपको जब इसमें बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 हुआ जिसमें कि आपको पढ़ाएंगे परमाणु संरचना के बारे में, तो वहां पे हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि आयन किसको कहेंगे, तो धातु और धातु से, धातु और धातु से, ठीक है, युक्त यौगिक आवेशिक कण से बने होते हैं। उन आवेशिक कण को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयन का जो कैटेगरी होता है, आयन का जो टाइप्स होता है बच्चों, वो दो ही होता है। एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। धनायन का मतलब जिस पर प्लस चार्ज रहेगा, जिस पर क्या रहेगा प्लस चार्ज, वो धनायन होगा। और जिस पर माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रदान करेगा, दूसरों को देगा, तो वो धनायन बन जाएगा। और जब कोई एक्सेप्ट करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आपका नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल जानते हैं। आपका जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, वो आप जानो कि परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु या संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण के नियम को लिखें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लिखें, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आपको बताए कि जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिस अभिक्रिया जरिए, ठीक है, उस अभिक्रिया का नाम होता है आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया इसमें लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, या आप ऐसे लिख सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हो किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी रासायनिक, रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे लिख सकते हो, अभिक्रिया से, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्यमान का, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना तो सृजन, ना तो सृजन, ठीक है, ना तो सृजन किया जा सकता है, ना तो सृजन किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है, और ना ही, और ना ही, ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। विनाश मतलब क्या, खत्म। सृजन मतलब क्या, उजागर, फिर से निर्माण करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसको कहेंगे बच्चों, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, ठीक है, विनाश किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का नहीं समझ में आए, कि भाषा जो आप लिखो मतलब कि ये चीज हमको समझ में नहीं आया, ऐसे बोलोगे, तो देखो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, एग्जाम्पल समझो, ठीक है। भाषा जो लिखा तो लिख ही देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज को समझना है, बढ़िया से समझना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिखे, ठीक है, और इसमें क्या है, सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों को क्या किए, रासायनिक अभिक्रिया कराए, क्या कराए, यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया कराए, ठीक है। और इससे क्या, किसका निर्माण होता है, तो इसका जो बच्चों है सिल्वर क्लोरीन का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का, और प्लस में क्या बनता है, प्लस में बनता है
सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका क्या है, इसका जो द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है, इसको रासायनिक अभिक्रिया करने से, इसको रासायनिक अभिक्रिया करने से इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, वो दोनों क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे उसका जो द्रव्यमान होगा वो आपस में बराबर ही होगा, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया कराओ, चाहे जो भी अभिक्रिया कराओ, ठीक है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, निश्चित ही होगा, ठीक है, वो बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि यदि आपसे पूछे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं तो उसका निर्माण करते हैं, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा द्रव्यमान का संरक्षण नियम या द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहलाएंगे, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया था, तो इसका नाम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने बताया था, जोसेफ एल, ठीक है, जोसेफ एल ब्राउस्ट ने, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि यदि आपसे पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम किसने दिया था, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए थे जोसेफ एल ब्राउस्ट ने दिए थे, ठीक है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जैसे आप सीखे यहाँ पे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। सेम ऐसा ही कैटेगरी आता है इसका ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है, ऐसा इसीलिए बता रहे हैं ताकि ये आपको समझ में आना चाहिए और बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें आया है, इससे रिलेट करता है, तो आप इसको लिख सकते हो। यदि आपसे पूछेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम यदि आपसे पूछे, ठीक है, तो सेम ऐसा ही कैटेगरी इसका भी होता है, ठीक है, सेम ऐसा ही कैटेगरी इसका होता है। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक मतलब कि ऊर्जा का ना तो क्या किया जा सकता है, विनाश, मतलब कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, यही ऊर्जा का क्या है, संरक्षण का नियम है, ठीक है। इससे रिलेट था, इसीलिए आपको ये बता दिए कि यदि आपसे पूछेगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है, तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मान लो कि एक पौधा है, ठीक है, एक क्या है, पौधा है, एक मान लो कि यहाँ पे पौधा है, ठीक है, इसका जो ये मान लो कि ये सूख गया, क्या हो गया, ये सूख गया, तो जैसे ये सूख जाएगा, ठीक है, ये जैसे सूख गया, ठीक है, ये जैसे सूख जाएगा, तो क्या इसका जो ऊर्जा है वो खत्म हो गया, नहीं, फिर इसको क्या कहते हैं, जलाते हैं, ये सड़ता है, तो फिर ये मिट्टी में मिलता है, मिट्टी में फिर पौधा का निर्माण होता है, उस पौधा में फल लगता है, फिर दूसरा कोई खाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा उसमें जो है उसका नाश नहीं हुआ, उसका विनाश नहीं हुआ, ठीक है, वो जो ऊर्जा है उसी में उसका क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, बदल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहेंगे, ठीक है। आप एक फॉर्मूला जाने होंगे, ठीक है, कि ई बराबर जो होता है mc स्क्वायर होता है, mc स्क्वायर ये ऊर्जा का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, ऊर्जा का, ठीक है। आप ध्यान से समझो, हर चीज आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। ई बराबर जो होता है बच्चों, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर जो होता है mc स्क्वायर होता है, क्या होता है, mc स्क्वायर होता है, ये ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ई जो होता है ये आपका क्या है, एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी। ई जो संकेत करेगा एनर्जी को, एम जो संकेत करेगा वो द्रव्यमान को, ठीक है, इसको संकेत करेगा द्रव्यमान को, और सी जो यहाँ पे देख रहे हो ये प्रकाश का वेग को संकेत करेगा, प्रकाश का वेग को संकेत करेगा, ठीक है। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो चाल होता है बच्चों, वो कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। देखो जो जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब आपको बता रहे हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तीन, यहाँ पे 3 लाख लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो ये ऊर्जा का संकेत हुआ। कहने का मतलब है कि यदि इससे रिलेट आएगा क्वेश्चन कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या होता है, तो ऊर्जा का संरक्षण जैसे द्रव्यमान का संरक्षण का नियम बताए, सेम वैसा ही कंडीशन इसका है, ठीक है। ये सब रिलेट क्वेश्चन था, इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। चलो आपका जो अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछेगा स्थिर अनुपात का नियम क्या है,
स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। ये नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो देखो इसका स्थिर अनुपात का नियम क्या है। किसी रासायनिक यौगिक में, किसी रासायनिक यौगिक, ठीक है, किसी रासायनिक यौगिक में, ठीक है, चाहे वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, चाहे वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक यौगिक को, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी रासायनिक यौगिक को, ठीक है, चाहे वह किसी भी प्रक्रिया द्वारा, चाहे वह किसी भी प्रक्रिया द्वारा या किसी भी अभिक्रिया द्वारा या किसी भी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या किसी भी स्थान पर, या किसी भी स्थान पर, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तो उसमें उपस्थित, तो उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, तत्व, ठीक है, तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान स्थिर अनुपात में, स्थिर स्थिर अनुपात में रहता है, ठीक है, स्थिर अनुपात में रहता है, वह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है, वह स्थिर अनुपात का, स्थिर को स्थित भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, उसे स्थिर अनुपात का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है, नियम कहते हैं। नहीं समझे, देखो इसमें परिभाषा क्या लिखे कि स्थिर अनुपात का नियम किसको कहेंगे, स्थिर अनुपात का नियम किसको कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक को, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया द्वारा हमें क्या होता है, उससे प्राप्त होता है, जो यौगिक प्राप्त करते हैं, या किसी भी स्थान पर, ठीक है, वो चीज हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रक्रिया द्वारा या किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसको प्राप्त किया जाता है, कोई पदार्थ को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो तत्व का जो द्रव्यमान होता है, उसमें जो तत्व का द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है, स्थिर रहता है, वो स्थिर अनुपात में रहता है, वो स्थिर रहता है, उस वह स्थिर अनुपात का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है, या वह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे जैसे मान लो कि आपका जल है, क्या है, जल है, ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो अनुपात होता है बच्चों, एक अनुपात क्या होता है, 8 होता है ना, तो इसी अनुपात में क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो एक निश्चित अनुपात होता है, यदि मान लो कि यहाँ 1 की जगह क्या कर दें, 2 कर दें, और यहाँ पे 9 कर दें, तो फिर इसमें जल का निर्माण नहीं होगा, किसका निर्माण नहीं होगा, जल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि निश्चित अनुपात में क्या होता है, एक पदार्थ का जो निर्माण होता है, तो उसमें तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो एक निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर अनुपात का नियम कहेंगे। और स्थिर अनुपात का जो नियम है बच्चों, ये किसने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, नियम का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, प्रतिपादन इन्होंने किया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने किया था, प्राउस्ट ने किया था, ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, किया था। कहने का मतलब है कि यदि आपसे पूछे स्थिर अनुपात का नियम किसको कहेंगे, तो स्थिर अनुपात का नियम उसको कहेंगे बच्चों, जिसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जब हम नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो एक निश्चित अनुपात में रहता है, उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि किसी भी रासायनिक यौगिक को, चाहे वह किसी भी प्रक्रिया द्वारा या किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है,
ठीक है, किसी भी स्थान पर वस्तु क्या किया जाता है, पदार्थ प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, पदार्थ क्या किया जाता है, किसी स्थान पर पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है, तो उसमें उपस्थित तत्व का जो द्रव्यमान होता है, उसमें उपस्थित तत्व का जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है। वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, या वह स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। वही, उसी को हम क्या कहेंगे, स्थिर अनुपात का नियम कहेंगे। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जोसेफ ब्रेस्टेल ने दिया था। जोसेफ, यहाँ पे लिख सकते हो, जोसेफ एल ब्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हुआ, मस्तिष्क पर हो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपका जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डील करने से पहले कुछ क्या करते हैं, फार्मूला को जान लेते हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्या है, उपयोगी है। ठीक है, जैसे आप पढ़े होंगे, ठीक है, या यहाँ पे जान लो। ठीक है, ये क्या लिखे हैं, आवोगाड्रो की जो संख्या होता है उसको हम किससे संकेत करते हैं, ये सब आपको न्यूमेरिकल में आएगा। तो ध्यान से सुनना है बच्चों, और ध्यान से इसको क्या करना है, समझना है। आवोगाड्रो की जो संख्या होती है उसको हम एन ओ से सूचित करते हैं, यानी एन सफिक्स में ओ होना चाहिए। सफिक्स मतलब नीचे में एन ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि एक मोल बराबर कितना संख्या होता है, एक मोल बराबर कितना संख्या होता है, तो एक मोल बराबर 6.022 गुनी 10 पे पावर जो है 23 संख्या होता है। ठीक है, एक मोल बराबर इतना संख्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप समझो, यदि आपसे पूछें कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ये सब आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ठीक है, तो मोलों की संख्या बराबर जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे में क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, मोलर का द्रव्यमान। ठीक है, मोलर का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या यदि आपसे पूछे, इसी का एक और फॉर्मूला होता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, एक और अन्य फॉर्मूला इसका होता है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, तो आप इसमें लिखोगे दिया गया कणों की संख्या, दिया गया कणों की संख्या। ठीक है, दिया गया कणों की संख्या, अब बटे क्या होता है, बटे में होता है आबोगाद्रो आबोगाद्रो की संख्या। ठीक है, आबोगाद्रो की संख्या ये होता है। ठीक है, यदि आपसे इसमें पूछे ये बताओ अणु अणु या परमाणु, इसमें यदि आपसे पूछे कि अणु अणु और, या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अणु या परमाणु, परमाणु की संख्या बराबर, परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, तो आप इसमें लिख सकते हो दिया गया द्रव्यमान बट्टे क्या लिखोगे, बट्टे में लिखोगे मोलर का द्रव्यमान, मोलर का द्रव्यमान। ठीक है, मोलर का द्रव्यमान गुना क्या लिखोगे, गुना में लिखोगे अब आबोगाद्रो गाद्रो की संख्या, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, ये सारी जो पॉइंट हैं, ये जो आपको बता रहे हैं, ये सब आपको काम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इसी में आदि यदि आपसे पूछे कि ये बताइए कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या गुना होता है मोलर का द्रव्यमान, क्या होता है, मोलर का द्रव्यमान, या मोलर द्रव्यमान भी आप
लिख सकते हो। बच्चों ये भी जितना भी आपको फॉर्मूला बताए इसका यूज होने वाला है कहाँ पे, न्यूमेरिकल में। आपका जो चैप्टर में न्यूमेरिकल है उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखना है। ये सारे जो क्वेश्चन आपको अभी बताए, ठीक है, ये जितना भी फॉर्मूला आपको बताए यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ठीक है, कि आव यहाँ पे लिखे हैं आवर्द्रों, यहाँ पे आवोगाद्रों की संख्या बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताएं कि इसका जो होता है आवोगाद्रों की संख्या को NO से किससे संकेत करते हैं, NO से। कहने का मतलब है ये N है, नीचे में O है, ठीक है, तो NO यानी सफिक्स में O होना चाहिए, से सूचित किया जाता है। एक मोल बराबर कितना संख्या होता है, तो 6.022 गुनी 10 पे पावर 23 संख्या होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि मोलों की संख्या, यदि आपसे पूछेगा कि मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों। तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर, मोलर का द्रव्यमान, ठीक है। मोलों की संख्या डबल दूसरा फॉर्मूला होता है। यदि आपको कणों की संख्या दिया रहे, आवर्द्रों की संख्या दिया रहे, कहेगा मोलों की संख्या निकालने के लिए, तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अणु या परमाणु की संख्या बराबर बोलेगा निकालने के लिए, तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर का द्रव्यमान गुना आवर्द्रों की संख्या। यदि आपसे पूछेगा परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो मोलों की संख्या गुना मोलर का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये सारी जो अभी बताए, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मस्ती से पढ़ो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें कि हम लोग न्यूमेरिकल डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जय हिंद जय भारत।